चलिए नया चैप्टर आज है क्या ना, जैव प्रक्रम सेकेंड, जैव प्रक्रम, प्रक्रम कौन सेकेंड, इसको हम लोग कहेंगे क्या, श्वसन। दूसरा है श्वसन। पहला आपने पढ़ लिया जैव प्रक्रम फर्स्ट, जिसमें आप लोगों ने देखा था जैव प्रक्रम फर्स्ट में किसके विषय में देखा, पाचन। अब पाचन के बाद दूसरा काम होगा श्वसन, श्वसन के बाद होगा परिवहन, परिवहन के बाद होगा उत्सर्जन ना। इस तरीके से फिर हम लोग जनन पढ़ेंगे। उत्सर्जन के बाद क्या है, जनन, और जनन के बाद है फिर वहाँ पढ़ेंगे नियम कानून ना। किसके नियम कानून, मेंडल का ना, वो गर्दन वाला पढ़ लेंगे ना, डार्विनवाद और लैमार्कवाद। तो इस तरीके से आपका बायोलॉजी चलेगा। आज हम लोगों का चैप्टर नंबर है 2 ना, माने जैव प्रक्रम सेकेंड श्वसन। पहले श्वसन पढ़ रहे हो तो श्वसन किससे कहते हैं ये समझ लो। देखिए श्वसन क्या है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ना कोशिका में, किसमें, कोशिका में कार्बनिक यौगिकों को किसमें ऑक्सीकरण करके क्या किसमें बदला जाता है, ग्लूकोज में। कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ आप लिखना चाहो तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ना, श्वसन लिख रहे हैं, देखो श्वसन ऐसे लिखे, वह प्रक्रिया जिसमें, हाँ पूरा लिख दे रहे हैं, वह प्रक्रिया जिसमें, वह प्रक्रिया जिसमें, जिसमें कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का, यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। यौगिकों का क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है, उसे क्या कहते हैं, होता है, उसे श्वसन कहते हैं, उसे श्वसन। अब इसमें देखिए क्या क्या बनेगा, उसे श्वसन कहते हैं। ये आप अच्छे से तब समझ पाएंगे, जो टर्म लिखे हैं ना, आगे आएगा क्रेब्स साइकिल लास्ट में आपको, तब वहां समझ में आएगा पायरुविक अम्ल कैसे बनेगा ना, क्रेब्स साइकिल कैसे चलेगा, किस तरीके से 2 प्रकार का श्वसन होगा, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन माने ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन ना। अनाक्सी श्वसन ईस्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है, शायद 1 नंबर में दिया होगा जहाँ चेक पॉइंट लिखा है, देखो दिया है क्या, अनाक्सी श्वसन किस में पाया जाता है। तो अनाक्सी श्वसन जो है ईस्ट में पाया जाता है, ईस्ट याद करके रखिएगा, ईस्ट है, ईस्ट, हाँ ईस्ट, ईस्ट, ये किसमें ईस्ट क्या है, अनाक्सी, देखो दिया है अनाक्सी, चेक पॉइंट, चेक पॉइंट में यहाँ दिया होगा तीसरा प्रश्न ना, क्वेश्चन नंबर 3, अनाक्सी श्वसन किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ईस्ट में। तो यहाँ हम लोग समझेंगे वहाँ, तब बहुत अच्छे समझ में आएगा किस तरीके से कोशिका में टूट रहा है। और ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन है क्या, ऑक्सी श्वसन को हम लोग कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला श्वसन। तो आपको थोड़ा बहुत जानना रहेगा किसके विषय में, माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, सेल, सेल यानी कोशिका, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्गी बॉडी ना, ये सेंट्रोसोम, ये सब रहेगा। तो सब में माइटोकॉन्ड्रिया में जो होगा उसी से हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा। तो ऑक्सी श्वसन माने ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हम लोगों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो इसे कहेंगे ऑक्सी श्वसन। और अनाक्सी श्वसन माने जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति न हो, उसे हम अनाक्सी श्वसन कहते हैं, या जीव द्रव्य में होता है, किस में होगा, जीव द्रव्य में। ठीक, तो वहां हम लोग देखेंगे, खूब अच्छे से समझ में आएगा। अभी केवल इतना जानते रहिए कि वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है उसे हम श्वसन कहते हैं। देखो यहाँ एक टर्म अच्छे से आप ध्यान दे लीजिए, ये क्या लिखा है, तो श्वसन कैसी प्रक्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया, अपचयन अवक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों, कोई नहीं, ऑक्सीकरण। यहाँ से टिक करने को देगा, हो सकता है दिया भी हो ना। तो समझ लो कि वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन। और इसके फलस्वरूप बनता क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, और दूसरा काम क्या होगा, ऊर्जा आपको मिलेगा। तो सोचिए जो जिन भोज्य पदार्थों को आपने खाया है उसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होने के पश्चात वह 2 भागों में टूट गया। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया,
ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल बनाया, और साथ के साथ ऊर्जा। ऊर्जा आप अपने काम में ले लेंगे। जल का उपयोग कुछ भाग पूरा शरीर करेगा, जैसे शरीर में देखिए पानी बाहर निकलता है कि नहीं पसीने के द्वारा, और फिर भी और जरूरत है पानी की। म्यूकस बन रहा है, म्यूकस नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा, बहुत सारा दिक्कत है। जैसे लार में अगर म्यूकस नहीं रहा, लार में अगर लार न मिले तो अगर हवा लग जाए, तो हवा लगने पे आगे हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार कहाँ कहाँ से। अगर आप सांस नाक से न लो, मुंह से ले लो, तो मुख में हवा अगर मुंह कहीं भी हवा लगेगा तो आप बताओ हवा लगने पे क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। और सूख जाएगा तो भोजन क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। और अगर भोजन सूख गया तो आसानी से क्रमानुकुचन होगा नहीं, फंस जाएगा, तो दिक्कत होगा। यानी आपके कोई भी चीज अगर सूखा रहे तो उसको दिक्कत होता है, फिर आपको लकड़ी लेके क्या करना पड़ेगा? खोदना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इससे बचने के लिए आपके यहाँ लार बन रहा है, इसीलिए भगवान ने नाक दिया है। नाक से सांस लेते हो तो भोजन को सूखने का चांस नहीं। अगर ये भोजन सूख गया, लार पूरा सूख जा रहा है, तो दूसरा दिक्कत ये भी है कि जो आप कीटाणु खाए हो मरेंगे। मर किससे रहे थे? लाइसोजाइम से। लाइसोजाइम सूख गया, मारेगा कौन? कोई नहीं। तो वहाँ हम HCl कहाँ? HCl तो अंदर है ना, अभी मुंह की बात कर रहे हैं, तो मुंह में तो आपको इन्फेक्शन कर ही देगा। अरे भैया मान लो HCl तो अंदर है, पेट में तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन मुंह में तो क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बाद में जो ज्यादातर लोग मुंह से सांस लेते हैं, कहाँ से? मुंह से, वो ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन के प्रभाव में रहेंगे। क्यों? क्योंकि मुंह से सांस लोगे तो जो आपके लार से निकला हुआ लाइसोजाइम था क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। कीटाणुओं को कौन मारेगा? लाइसोजाइम मार रहा था, वो खुद ही सूख गया। अब जब सूख गया, आप देखो कपड़ा अगर हवा में डाल दो तो क्या होता है? कुछ टाइम बाद सूख जाता है। अगर यही काम हुआ, मुंह में आप हवा ले रहे हैं, किससे? सांस, मुंह से। अब मुंह वाला जो भी लार, अभी देखो थोड़ा बहुत करो तब भी सूखने लगता है, या फिर कहीं गर्मी में आप निकलो तो वहां देखो जाते समय पूरा मुंह ओट सूख जाता है, यानी अंदर वाला सूख गया, लाइसोजाइम गया। तो यानी यहाँ जो कीटाणु गए थे उनको मारने का काम कौन कर रहा था? लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम खुद सूख गया तो कीटाणु आपके मुंह में क्या इन्फेक्शन कर देंगे, और देखो बार बार आपको छाला होने लगेगा, या बार बार कुछ न कुछ मुंह की बीमारी होने लगेगी ना। तो ज्यादातर बार बार ऐसे कारण हो रहे हैं, तो समझ जाइए कुछ न कुछ आप ज्यादातर किससे सांस ले रहे हैं? मुंह से। ज्यादातर ऐसा मुंह वाला इन्फेक्शन आप किसको देखेंगे? जो मोटे लोग हैं। अब मोटे हो गए हैं, रात को सोते, जिनका पेट उठ खूब निकल गया, रात को सोते समय नाक बंद ना, पूरा मुंह खोल लिए हैं, और हवा कहाँ प्रवेश कर लिया? लार पूरा सूख गया, लाइसोजाइम मर गया, तो उनके बार बार मुंह में क्या होता रहेगा? इन्फेक्शन। ये सब हम समझेंगे कहाँ? जब आगे कोशिका में श्वसन पढ़ेंगे तब। तो श्वसन के अगर ऑक्सीजन के आधार पे हम श्वसन देखेंगे तो दो प्रकार का, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है, और अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन है। अनाक्सी श्वसन देखने को मिलेगा ईस्ट में। कहाँ मिलेगा? ईस्ट। ईस्ट यानी खमीर होता है जो एकदम बजबजा देता है किसी चीज को, आगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ बीज के अंकुरण में भी अनाक्सी श्वसन होता है, बीज के अंकुरण वहां समझेंगे खूब अच्छे से, आप घबराइए नहीं, ठीक। अब इसके फलस्वरूप बनेगा क्या? ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या क्या बनेगा? देखो दो चीजें बनेगा। क्या बनेगा? दो चीज, एक कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा। हाँ, जल तो बनेगा ही, ऊर्जा। ये ऊर्जा दो रूपों में बन सकता है। कितने रूप में? 38 ATP बना दे। कितना? 38 ATP या 773। देखो एक बार 873 की 773 किलो कैलोरी जूल, 773 किलो कैलोरी जूल। अच्छा 673, ठीक, 673 किलो कैलोरी। तो कितने रूप में बनेगा ये? तो ये आपको श्वसन के दौरान इतना काम होगा। अब ध्यान से सुनो, ये कैसे कैसे घटना हो रही है। आपने क्या किया है? सांस लिया, सांस के साथ साथ वहां देखेंगे, सांस के साथ साथ कई चीजें गई, उसे हम श्वासोच्छ्वास कहेंगे। श्वासोच्छ्वास माने सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। इसमें दो प्रक्रियाएं होंगी, निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन माने शुद्ध वायु को अंदर लेना, और निःश्वसन माने बाहर निकालना। तो इसमें आप लोग हम आगे देखेंगे। तो अब बताओ, वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और इसमें उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या? ऊर्जा। ऊर्जा 38 ATP या
673 किलो कैलोरी के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक, ये अब इसी को देखो रिएक्शन से देख लो। किससे देखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है ना। अभी देखो आगे हम वो सब बताएंगे, अभी जरूरत नहीं है, जहाँ जैसे जरूरत है। जैसे जिस तरीके से किताब लिखा गया है ना, वो जानबूझकर डिजाइन किया गया है क्योंकि आप न समझ पाओ और हम लोग कुछ न कर पाए, विदेश के लोग खूब कुछ करें। विदेश, अब देखो भारत भी नए पैटर्न पे आ गया है। एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी में उतना लिखा गया है जितना जरूरत है, ये नहीं कि पूरा कहानी पढ़ लीजिए। अरे सब्जी बनाने में आपको क्या चाहिए, आलू चाहिए, छुरी चाहिए, नमक चाहिए, काटने के लिए छुरी चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, प्याज लहसुन जो भी चाहिए। अब पूरा उसी में कह दो कि माटी चाहे, माटी चूल्हा चाहे ना, ओके वाला कड़ी चाहे। अरे ये तो बेसिक चीज है, चाहिए ही, वही में कुल लिखा बा। जो हम लोग किताब पढ़ते थे उसमें सब लिखा है। खाना बनाने के लिए जो मेन है एनसीईआरटी में वही लिखा है कि जो जो आपको चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए और क्या चाहिए, जो भी छोटी मोटी चीजें। अब उसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें मसाला, नमक, आलू और उसके बाद जो सब्जी है उसके अलावा भी लिखा है डंडी वाला कुकर चाहे, हमारे से में लिखा है डंडी वाला कुकर ना, ओमन ढप्पन, ओमन रबर, ओकरे नीचे लगा रहे का सीटी, चूल्हा, डंडा, फिल्टर न, ओकरे बाद पकड़े वाला पकड़। तो ये सब पढ़े बा, ये सब तो सब जानत है, जो जरूरत है वही पढ़ना है ना। तो मतलब एनसीईआरटी ये है कि जो जरूरत है बस वही पढ़िए। और हमसे जो पढ़त रहे पहले पूरा पकड़, लोटा, यह लिखा रहे बाल्टी में पानी लिया एक धारा बा ना। अरे वो तो बेसिक चीज है ना भैया, तो लगेगा ही। तो ये एनसीईआरटी में अंतर है। देखो यहाँ क्या है, भोज्य पदार्थ, क्या भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ आया। इस भोज्य पदार्थ में 6 ऑक्सीजन मिलेगा, 6O2 ऑक्सीजन मिल करके किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ मिला, ऑक्सीजन की उपस्थित हुई। एंजाइम, अब एंजाइम आपको खूब अच्छे से पढ़ा दिए हैं पाचन में। यहाँ आएगा एंजाइम, एंजाइम, और ये एंजाइम ना बहुत तेज काम कब करता है, ये भी पूछा प्रश्न है। ये 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे बहुत तेजी से काम करता है। कितने डिग्री सेल्सियस, 25 से 40 डिग्री, 45 डिग्री सेल्सियस पे बहुत एक्टिव काम करता है। इससे ज्यादा करोगे एंजाइम में मर जाएगा। जब एंजाइम ही खराब हो गया, 45 से ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो एंजाइम क्या हो जाएगा, खराब। तो यानी आपसे अगर प्रश्न पूछे कि एंजाइम कितने डिग्री सेल्सियस पे, कितने तापमान पे बहुत तीव्र गति से काम करता है, 25 से, और जो कमरे का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री, 37, समझ गए, हाँ 37 डिग्री सेल्सियस। ये देखो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ना, 98.6। ये फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं आपको बताए हैं ना, C/5 बराबर F माइनस 32/9, ये तो बताए हैं। C/5 बराबर F माइनस 32/9। यहाँ C की जगह 37 रख दीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा फ़ारेनहाइट में मान। समझ गए, जो डॉक्टर नापता है वो फ़ारेनहाइट में मापता है बुखार ना। 98.6 रहता है, आपका वास्तव में होता है 98.6। शरीर का टेम्परेचर होना चाहिए फ़ारेनहाइट में, और थोड़ा सा आपको बुखार हुआ 1.4 बुखार रहता है, 6 4 10, 8 1 9 1 10 और 1 9 1 10। कितना हो गया, डॉक्टर तो किसी डरवाई देते हैं। कितना डिग्री बुखार बा तुम्हारे पास, 1.4 डिग्री, और डॉक्टर जानत नहीं रहे, डॉक्टर कहे तोरे 100 डिग्री बुखार बा, तू सोचे बाप रे मरे वाला है क्या, तुरंत डॉक्टर साहब दवाई नहीं चल नहीं तो मौत हो जाए ना। समझ गए, तो डराना अलग चीज। और एक चीज और भी ध्यान दे लो, जब भी बुखार हो कोई भी डॉक्टर आपको पानी चढ़ाए तो अलर्ट रहिएगा, पानी मत चढ़वाना, नहीं तो साफ हो जाओगे, बिना कहे सुने, बिना मौत के मारे जाओगे ना, ये जान लो। कोई हाँ नहीं चढ़ाएंगे नहीं, लेकिन एक से बेवकूफ पता चला चढ़ा ही दिए ना। पहले बुखार नपवाइल है, पता चला बुखार रहे तो लगत न रहे। इंटरनल बुखार हो, बुखार 2 प्रकार का, कभी कभी शरीर भी गर्म हो जाता है और कभी नहीं रहे ना, तो समझ जाए। तो पहले बुखार नपवाए तब पानी चढ़वाया, और नहीं तो गड़बड़ हो जाए। समझ गए, ये हुआ। अब यहाँ देगा, देखो अब ये एंजाइम से क्रिया किया, भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन आया,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, जल बनेगा H2, और इसी में क्या मुक्त होगी? ऊर्जा। और यही ऊर्जा हमें कार्य करने के लिए क्षमता, ऊर्जा किसे कहते हैं? जो कार्य करने के लिए क्या प्रदान करे? क्षमता, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। इसे किस में मापते हैं? जूल में, कैलोरी में ना, बहुत सारा मात्रक इसका है। लेकिन आप जानते रहो कि ये चीजें हुई। आपने भोज्य पदार्थ खाया, भोज्य पदार्थ जब आपने खाया तो उसमें क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन इसे तोड़ दिया, न एंजाइम से क्रिया करके यह टूट गया, और टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा मुक्त किया। इस ऊर्जा का यूज हम कहाँ कर लेंगे? अपने शरीर में, न किसी भी कार्य को करने के लिए। जल का उपयोग आप जानते हैं शरीर की नमी को बनाए रखने के लिए, और शरीर का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल कर किए रखने के लिए किसकी जरूरत है? और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे हम लोग अभी फेफड़ा पढ़ेंगे तो फेफड़ा बाहर फेंक देगा। कहाँ फेंक देगा? बाहर। और इस बाहर फेंके गए कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण कर लेगा? पेड़ पौधा। कौन? पादप। ये पढ़ा दिए हैं कि रंध्रों द्वारा पेड़ पौधे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो वहाँ हम लोग ये देख लेंगे, ये जो हम लोग छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ने का काम कौन करेगा? ब्लड इसको घूम घूम के सब जगह से ले आएगा, फेफड़े को दे देगा ना। पूरा व्यवस्था पूरा गांव से घेर रहा ले आए और कहाँ छोड़ दे? फेफड़ा। और फेफड़ा बाहर फेंक दे। फेफड़ा क्या करेगा? बाहर। और फेफड़ा को बाहर फेंकने में सहायता प्रदान करेगा, यहाँ लगा होता है रीप्स, पसलियां, और पसलियों के नीचे यहाँ पर ना फेफड़ा, और फेफड़े के नीचे डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम नीचे जाएगा तो हवा भरेगा, डायाफ्राम ऊपर जाएगा तो हवा फेंका जाएगा ना। डायाफ्राम ही मेन सबसे है। और यही है, जब कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है तो यहाँ डायाफ्राम एकदम सिकुड़ा रहता है, और ऐसी स्थिति में अगर महिला कहीं से गिर गई ना, तो ये डायाफ्राम ही डैमेज हो जाता है, जिस वजह से मौत हो जाती है उसका। नीचे ऊपर जाना क्या हो गया? अब सोचो, इसको ले जाने का नीचे और ऊपर लाने का काम कौन कर रहा था? जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं ना, तो डायाफ्राम कहाँ जा रहा है? नीचे। और जब हम छोड़ रहे हैं तो, जब ले रहे हैं तो नीचे, छोड़ रहे हैं तो, अगर मान लो यही डायाफ्राम टूट जाए तो नीचे जाए या तो ऊपर। अगर खींचे रह सांस, वहीं अंदर ही खींचे रह, मर जावे। और अगर आप छोड़ रहे हैं तो छोड़े गड़बड़ हो जाएगी ना, बस छोड़े रह जावे तो आदमी क्या हो जाएगा? मौत ना। इसीलिए कहा जा, इसीलिए ये दिक्कत है डायाफ्राम टूटने पर। तो ये अभी हम लोग सब देखेंगे, एक एक चीज आपको अच्छे समझ में आएगा, लेकिन जो जरूरत है इसको देख लो। वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है उसे अब श्वसन कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आपको क्या मिल जाता है? एनर्जी। ठीक, अब इसको आप उतारो, तब हम लोग देखते हैं ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के विषय में थोड़ा सा। ग्लाइकोलिसिस भी देखना है ना, यहाँ आ जाएगा क्या? ग्लाइकोलिसिस बता दें ना। चलो देखो, इसी में एक चीज और जान लो, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ध्यान से सुनो। कोशिका के एक, माने किसी भी कोशिकीय अणु का, माने ग्लूकोज के एक अणु का, किसका? ग्लूकोज। ग्लूकोज के कितने? ग्लूकोज के एक अणु का, ग्लूकोज के कितने अणु का? ग्लूकोज के एक अणु का पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में। पायरुविक ये कैसे टूटता है ये भी हम सीखेंगे, घबराओ नहीं आप, बस अभी जानते रहो। ग्लूकोज के एक अणु का पायरुविक अम्ल के एक अणु यहाँ, एक अणु यहाँ, कितने अणु? हाँ, तो यही है क्या? ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज के एक अणु का पायरुविक अम्ल के कितने अणुओं में? दो अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? बता लोगे ये कैसे टूटता है? आगे हम लोग देखेंगे जब चक्र पढ़ेंगे तब। तो अब बताओ ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं? हाँ, ग्लूकोज के एक अणु का पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। तो ग्लूकोज के एक अणु का पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूटने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते। ठीक बोल लोगे ना? तो अब ग्लाइकोलिसिस पूछा जाएगा तो आप समझ जाओगे। हाँ, अब ऑक्सीजन के माने ऑक्सीजन के अनुसार श्वसन के प्रकार, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अनुसार
श्वसन के प्रकार। ये 2 प्रकार का होगा, पहले इसको उतारो तब हम देख रहे हैं। ना अब देखो ऑक्सीजन की क्या लिखवाया, क्या हेडिंग है, ऑक्सीजन की आवश्यकता अनुसार ना। हाँ सुनो, ऑक्सीजन की लड़के अब शांत रहो। ऑक्सीजन की आवश्यकता अनुसार, ऑक्सीजन की आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार, इसी को हम कहेंगे, देखो इसी को क्या कहोगे, कोशिकीय। देखो यही लिखा है ना, कोशिकीय श्वसन। इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार श्वसन 2 प्रकार का होगा, अभी हम लोग देखेंगे। इसी को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। देखिए, जो हम लोगों ने भोज्य पदार्थ को खाया है उसका कोशिकाओं में टूटना, किसमें टूटना, कोशिका में टूटना ही कोशिकीय श्वसन कहलाता है। यह कोशिका में टूट करके ना, मानव कोशिका में होने वाली घटना है। यह टूट करके आपको क्या प्रदान करेगा, ऊर्जा। क्या देगा, ऊर्जा। तो यह मानव कोशिका में होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। देखो यह कैसी, यह कोशिका में होता है। किसमें, कोशिका में। दूसरा, यह एक जटिल प्रक्रिया है ना। इसके फलस्वरूप बनता क्या है, इसके फलस्वरूप ग्लूकोज जो है, यह कोशिका में ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है। ग्लूकोज कोशिका में क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा और टूट करके आपको क्या मिलेगा, ऊर्जा। ये टूटेगा तो आपको क्या देगा, ऊर्जा। तो यही कहलाता है कौन सा श्वसन, कोशिकीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। ध्यान से सुनो, फिर बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार श्वसन कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। अभी 2 प्रकार हम लोग देख रहे हैं। पहले ये समझ लो, इसी ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार श्वसन के प्रकार को हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ये कोशिकीय श्वसन कोशिका में संपन्न होता है, इसीलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। यह एक जटिल प्रोसेस है। जटिल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। इसमें क्रेब्स साइकिल होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जितनी जरूरत है उतना हम बता दे रहे हैं ना। हेडिंग जैसे दिया है उसी तरीके से ये जटिल प्रक्रिया है। इसमें जो ग्लूकोज का अणु था वो कोशिका में टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, कोशिका में ग्लूकोज टूट करके क्या बनाएगा, ऊर्जा। और इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक, अपने दैनिक जीवन में जैसे पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, ये सब क्या है, ऊर्जा स्टोर है। और उसी ऊर्जा को उपयोग करके हमारा जीव लब 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 करके बोल रहा है, समझ गए ना। तो ये सब क्या कहलाता है, कोशिकी। ये कितने प्रकार का हो जाएगा, 2। कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का, इसके प्रकार अगर है तो इसके प्रकार होगा 2। देखो प्रकार कितने हैं, 2। कोशिकीय श्वसन के प्रकार या ऑक्सी श्वसन के प्रकार या श्वसन के आधार पे इसके प्रकार। ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार प्रकार या कोशिकीय श्वसन के प्रकार या ना ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार प्रकार। तो ये कितने प्रकार का हो जाएगा, 2। एक को हम कहेंगे ऑक्सी, ऑक्सी। इसी को कहेंगे वायवीय, वायवीय ना। और इसी को कहेंगे माइट्रोकांड्रिया में। ये ऑक्सी या वायवीय श्वसन, इसी को कहते हैं लड़के माइट्रोकांड्रिया में श्वसन, माइट्रोकांड्रिया में श्वसन। बात मत करो भैया, माइट्रोकांड्रिया में श्वसन, माइट्रोकांड्रिया में श्वसन। ठीक, और इस तरफ जो होगा उसे हम कहेंगे अनाक्सी, अनाक्सी या अवायवीय, अवायवीय। ठीक, अनाक्सी या अवायवीय। इसी को हम लोग कहेंगे जीव द्रव्य में। किसमें, जीव द्रव्य में श्वसन, में श्वसन। अब बोलो, हम जो पूछ रहे हैं उसको आप बोलना।
आपसे अगर पूछे ऑक्सीजन की उपस्थिति के अनुसार श्वसन कितने प्रकार का होगा? 2 ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति कह लो या कोशिकीय श्वसन कह लो, मतलब क्या है? सेम। तो कोशिकीय श्वसन कहाँ संपन्न होता है? कोशिका में। जो आपके द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में आपने खाया हुआ चीज है वो क्या होता है? कोशिकाओं में टूटता है, और कोशिका में टूट करके आपको क्या मिलता है? ऊर्जा ना। तो इसीलिए, और यह एक प्रोसेस, जो ये प्रोसेस हो रहा है कोशिकीय श्वसन, यह एक सरल प्रोसेस नहीं है बल्कि जटिल। अभी हम लोग जब क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो कैसे एटीपी पायरुविक अम्ल में बदल रहा है, और 4 एटीपी टूट करके 2 एटीपी से ऊर्जा, 2 एटीपी से क्या मिलेगा, ये सब आगे मिलेगा। तब आपको समझ में आएगा कि जटिल क्यों कर रहे हैं। वहां हम बताएंगे कि देखिए हमने पढ़ा था कि कोशिकीय श्वसन एक जटिल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? जटिल। तो वहां आप देखोगे ना इतना कठिन रहेगा, तब आपको समझ में आएगा अच्छा इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जटिल। आसान हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग देखो श्वासोच्छ्वास कर रहे हैं, सांस को खींचे और सांस को बाहर निकाले, ये आसान प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। लेकिन जो टूट रहा है, आपने भोजन खाया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा ना, अंतर ग्रहण किया, फिर उसका क्या हुआ? पाचन हुआ, पाचन के बाद अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद एसिमिलेशन माने स्वांगीकरण हुआ, तब जाके मल को बाहर निकाला गया, और जो बचा हुआ जिसको अवशोषित किया गया था उसका कोशिका में टूटना, कोशिका में क्या होना? टूटना क्या कहलाता है? कोशिकीय। और ये आसानी से थोड़ी टूटता है, बहुत बहुत जटिल प्रोसेस है। तब जाके आपको क्या मिलता है? ऊर्जा। और यह कितने प्रकार का होगा? 2। एक को कहेंगे आक्सीय या वायवी, और दूसरे को कहेंगे अनाक्सीय या अवायवी। ये देखिए आक्सीय या वायवीय श्वसन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसमें? ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे हम क्या कहते हैं? बोलो। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम ऑक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन या माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला श्वसन कहते हैं। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम ऑक्सीय श्वसन कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका, आपने देखा होगा कोशिका, इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, हाँ कोशिका, इसके अंदर ये लाइसोसोम है ना, इसी में सेंट्रोसोम है, गाल्जी बॉडी है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे ऊर्जा घर कहते हो, और पावर ऑफ हाउस ना, शरीर का पावर ऑफ हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको समझ में आ रहा है? तो यहीं पर स्टोर रहता है कौन? ये। और इसी में जब जाकर ये जुड़ता है ऑक्सीजन तो यह तोड़ देता है ग्लूकोज को, इसीलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। यह ग्लूकोज को रखे रहता है, जब ऑक्सीजन से क्रिया, वो ऑक्सीजन को ले कौन जाएगा? ब्लड। कौन ले जाएगा? आगे परिवहन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सब कनेक्टेड है, जब आप एक छोड़ के पढ़ोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ से इस किसकी उपस्थिति में हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीय श्वसन। ये देखिए क्या होगा इसका, जो आपने जो खाया है ये क्या है? ग्लूकोज के रूप में C6H12 और क्या O6, ये +6O2, 6 ऑक्सीजन, और यहाँ इंजाइम मिलेगा ऊपर, इंजाइम, हाँ इंजाइम। और अभी आपको बताए थे यहाँ 25 से 45 या 40 डिग्री सेल्सियस क्या मिलेगा? तापमान। और ये जो है ये टूटेगा, हाँ C6CO2 प्लस 6H2O और प्लस ऊर्जा। और ये ऊर्जा किस में संचित होगा? या तो 38 ATP होगा। कितना? 38 ATP। अब या तो 676 किलो कैलोरी। ठीक, किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगा। ये है किसका श्वसन? ऑक्सीय श्वसन। इसको उतारो, तब हम लोग देख ले रहे हैं क्या? अनाक्सीय। क्लियर है? दिक्कत हो तो फिर से बताएं। ऑक्सीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। उतार लो अब इसको।